Let us understand interpretivism as a concept. So, interpretivist paradigm is also known as बहुत जगह constructivist, but it is not universal. There is a confusion. There are different sources having the same. But as I have collected from authentic source, that constructivist is also the second is being used as the second name of interpretivist, followed by hermeneutic. Hermeneutic. ये इसका दूसरा नाम है। इस नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, किसको? इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम को। कंस्ट्रक्टिविस्ट, हर्मेन्यूटिक, फेनोमेनोलॉजिकल भी बहुत लोग इसको कहते हैं, क्योंकि इसी सब से ये सॉरी फिर इसको इंटरप्रेटिविस्ट तो कहते ही हैं, क्योंकि हमने वहाँ भी लिखा है इंटरप्रेटिविस्ट, पूरा नहीं लिखेंगे इसको। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम भी बहुत जगह इस्तेमाल लोग करते हैं। देयर मे बी सम अदर कंसेप्ट्स, बट यूजुअली इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट, hermeneutic, phenomenological, interpretivist and qualitative research paradigm. Interpretivist paradigm took birth as against positivist paradigm, जैसा कि हमने आपको कहा भी. It is also known as constructivist paradigm. Some scholars find constructivist paradigm outside the interpretivist paradigm. मतलब जो आर्टिकल लिखा है, रिसर्च पेपर लिखा है, या बहुत सारे लोगों ने जो और जगह डिफरेंट सोर्सेज में वर्णन किया है, तो उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट को एक अलग पैराडाइम भी बहुत लोगों ने दिखा दिया। The interpretivist, that is also constructivist paradigm, grew on the line of Edmund Husserl. ये नाम आप याद रखें। ये नाम वैसे फेमस है, Edmund और दूसरा पार्ट है इसका हस्तल, HUSSERL। तो ये कंसेप्ट जो इनका है, इससे दोनों को टैग भी कर दें आप। सो द इंटरप्रेटिविस्ट paradigm grew on the line of Edmund Husserl's phenomenology. तो इन्हीं का कंसेप्ट है फेनोमेनोलॉजी, और इसी से बहुत लोग मानते हैं, और इसीलिए इसको फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च पैराडाइम भी कहते हैं। इट गॉट द इनसाइट फ्रॉम जर्मन फिलोसफर्स ए स्टडी ऑफ इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। ये जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, उन लोगों ने बहुत पहले काम किया था। इंटरप्रिटेशन से ही है सारी चीज़ें। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एक ग्रुप था जर्मन फिलोसफर्स का, उन लोगों ने इस पे स्टडी की थी, और इसको भी ये क्रेडिट दिया जाता है कि इसी से इंसाइट लेके लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू रिवोल्ट अगेंस्ट द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेनोमेनोलॉजिकल पैराडाइम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है, और इनका कंट्रीब्यूशन फेनोमेनोलॉजिकल था। तो इसको ग्रो करने में एज ए इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम, एक तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, इन टोटलिटी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, स्पेशली फॉर द
स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी एंड लाइक दैट। दूसरी बात जो हुई कि एडमंड हर्शल्स की फेनोमेनोलॉजी और जर्मन फिलोसफर्स के ग्रुप की जो स्टडी थी इंटरप्रेटिव स्टडी पे, उन अंडरस्टैंडिंग पे, उन लोगों की मदद से एक नया मूवमेंट ग्रो हुआ। और ऑब्वियस है कि इसमें फेनोमेनोलॉजिकल कंसेप्ट का बड़ा योगदान था और इसीलिए इसको फेनोमेनोलॉजिकल पैराडाइम भी जानते हैं, दिखते हैं। इट बिलीव्स in the world of human experiences and concludes that reality is socially constructed। वहां है कॉज एंड इफेक्ट, एक वन टाइम इफेक्ट यहाँ कर रहा है नहीं। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ये बिलीव करता है। इट इट बिलीव्स इन दी वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड concluded that reality is socially constructed। it is an approach based on philosophical phenomenology in the area of qualitative research। एक तो ये फेनोमेनोलॉजी का जो काम है वो क्वालिटेटिव नेचर का है, किसी फेनोमेना की स्टडी। जब हम लोग रिसर्च मेथड्स की बात कर रहे थे या फिर ये रिसर्च प्रपोजल को बनाने में फेनोमेनोलॉजी से भी एग्जांपल दिया गया है कि इसका रिसर्च प्रॉब्लम कैसा होगा। एनीवे, तो ये क्वालिटेटिव मेथड से तो हम आगे करेंगे ही, तो ये भी एक एरिया है जिसको क्वालिटेटिव रिसर्च का है। इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एंटी पॉजिटिविस्ट मूवमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट। मतलब दो बातें हम लोग कर ली इसके ओरिजिन से रिलेटेड, एक तो एडमंड हर्शल्स की फेनोमेनोलॉजी और दूसरा इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ये जर्मन स्कूल का जो था। ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा इसी को कंक्लूड कर रहा है कि ये एंटी पॉजिटिविस्ट मूवमेंट के रूप में डेवलप किया और इसके पीछे तीन स्कूल ऑफ थॉट थे। कौन कौन, उसमें कुछ नाम आएगा, ये लोग भी आ जाएंगे। सो दीज स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर फेनोमेनोलॉजी, एक फेनोमेनोलॉजी सारा मैं नहीं लिखूंगा। दूसरा इथनो मेथडोग्राफी, दूसरा इथनो, ये भी इथनोग्राफी आपने मेथड्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा है। इथनो मेथडोलॉजी। और तीसरा साइम्बोलिक इंटरैक्शनिज्म। तीसरा क्या है आपका? साइम्बोलिक इंटरैक्शन से, इंटरैक्शनिज्म। आप इससे अर्थ निकाल सकते हैं। ऑल दीज स्कूल्स, मतलब ये तीन, पहला, दूसरा और तीसरा, all these schools support qualitative method and have concern with phenomena। This paradigm emphasizes social interaction as the basis of knowledge। और इसीलिए इसका ये तीसरा जो आपका नाम है साइम्बोलिक इंटरैक्शनिज्म। It considers knowledge as subjective। ये सब उसका जवाब है, वहां ऑब्जेक्टिव था। Constructed through mutual negotiation and specific to the situation under investigation। कल आपने देखा था कि वो context free, context specific knowledge की बात ही नहीं करता है। यहाँ कह रहा है कि knowledge is subjective, constructed through mutual negotiation। मतलब जो रिसर्चर है वो और जो केस हैं या फिर कोई इंडिविजुअल है वो या सोशल सेटिंग है वो, एंड स्पेसिफिक टू द सिचुएशन under investigation। It is contextualized within social, cultural and historical framework। मतलब आप देखिए, ये लग तो रहा है तीन वर्ड, लेकिन सोशल कितना बड़ा, फिर कल्चरल, फिर हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क। तो कंटेक्चुअलाइज ये है ही नहीं, और यदि है भी तो सोशल सेटिंग के लिए, कल्चरल सेटिंग के लिए और हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क के लिए, जिसकी कोई अपनी कोई छोटी सी सीमा नहीं है। इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, एक नाम और लिखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्स नाम आपने सुना होगा, मैक्स वेबर, डब्ल्यू से, यस, मैक्स वेबर। ये जर्मन
sociologist Max Weber is considered as the founder of interpretivism. मतलब ये क्यों मैक्स, इसके फाउंडर कौन हुए? मैक्स वेबर, ये फाउंडर। तो ये भी हम लोगों ने लर्न कर लिया। Interpretivism believes that there is no single reality or truth but multiple realities। ये भी एक याद रखिए कि वो मानता ही नहीं कि ट्रूथ एक ही है। पता नहीं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में क्या ओपिनियन था, दैट वी विल कम टू नो, लेकिन वो मानता था कि रियलिटी मे नॉट बी वन, इट्स मल्टीपल रियलिटी। और जब चूंकि ये सारी जो स्टडी है मुख्य रूप से आपको सोशल स्टडीज़ के लिए, कल्चर के लिए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के लिए स्टडी किए के लिए है, तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सटीक है। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मल्टी लेयर्ड। मतलब ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो एक जैसा नहीं होगा, जैसा कि वहाँ कहा जा सकता है कि कहा गया कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दे डिवोट टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग अटैच्ड टू एन एक्शन। सो इट कैन नॉट बी contextual, it cannot be specific, it may be different and attached to an action. It uses qualitative research methods and collect data through interviews or case studies। वहाँ क्या था? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और यहाँ का रहा है इंटरव्यू से, केस स्टडी से डाटा का कलेक्शन होता है, और इंस्टीड ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड ये क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करता है। इट एम्स टू आंसर व्हाई, नॉट मेयरली एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसा कि इशारा उधर की तरफ है, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की तरफ। इट डज नॉट फॉलो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड एंड कंट्रोल्ड सिचुएशन टू स्टडी। वो उसका मेरिट भी है, लेकिन उसका ये लिमिटेशंस भी है, और ये इसका मेरिट है। ऑब्वियस है कि कुछ केसेस में इसका लिमिटेशंस भी है कि ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड को, सैम्पलिंग को, प्रोबेबिलिटी को, और फिर कंट्रोल्ड सिचुएशन जिसमें एक्सपेरिमेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन देखना है, उसमें इसका विश्वास नहीं है। इट इज गवर्न बाय सब्जेक्टिविटी एंड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन रियल लाइफ सेटिंग। सो दो तीन बातें इसमें हम लोगों ने देखी कि एक तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है। पहला, ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के विरोध के रूप में इसका जन्म हुआ, और इसके जन्म लेने के क्रम में जो घटनाएं आकार ले रही थी, उसमें ये घटना ये थी जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, एक ग्रुप ऑफ जर्मन स्कॉलर्स काम कर रहे थे। दूसरा, जो एडमंड हर्शल का ये फेनोमेनोलॉजी का कंसेप्ट था, और फिर तीन स्कूल ऑफ थॉट जो काम कर रहे थे, जिसमें एक तो फेनोमेनोलॉजी स्कूल था, दूसरा इथनोमेथोलॉजी, और तीसरा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो ये सब्जेक्टिविटी को मानता है, ऑब्जेक्टिविटी को नहीं मानता है। ये मानता है कि रियलिटी एक नहीं है, मल्टी लेयर्ड है, और वो कंटेक्चुअल नहीं है, कंटेक्स्ट फ्री है। और मुख्य रूप से ये जो स्टडी वो कल्चरल स्टडी की तरफ फोकस करता है, वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम की बात करता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की स्टडी की बात करता है। तो इसके अपने मेरिट्स हैं, अपने लिमिटेशंस हैं, जो तो हम लोग देखेंगे ही कार्यक्रम में। लेकिन मुख्य रूप से आप एक पिक्चर ये बनाइए कि ये कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है, क्वालिटेटिव नेचर का है। ये मानता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से स्टडी सिर्फ नहीं हो सकती है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने अभी देखा। ये मुख्य रूप से ये तीन चीज़, फेनोमेनोलॉजी इनका, फिर ये मैक्स वेबर का भी जो ये फाउंडर है, ये भी एक एक्चुअल कंसेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए। फिर ये और तीन, तो तीन चीज़ इसके बेसिस के रूप में आए, जिसकी फलस्वरूप ये इंटरप्रेटिविज्म एज ए मूवमेंट, एज ए पैराडाइम वार अगेंस्ट, ये पहला वार पैराडाइम का यहीं से शुरू हुआ, और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप, जिसमें ये 1 2 3 मुख्य रूप से, मतलब 3 स्कूल ऑफ थॉट, फिर ये इनका फेनोमेनोलॉजी उसमें शामिल भी है वो, और ये फिर इनका जर्मन स्कूल वाले का जो
कंस्ट्रक्टिविस्ट या इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग पे वो जो काम कर रहे थे। तो बिल्कुल चूंकि ये विरोध में आया था तो बिल्कुल उलट है ये किसके, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द इंटरप्रेटिविज्म एज ए कंसेप्ट। थैंक यू फॉर द